नमस्कार दोस्तों, मैं एटीएम सर नालंदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो आज अपने अध्ययन करेंगे मानव भूगोल यानी मानव भूगोल 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो लगती है किताब मानव भूगोल। अब भूगोल की बात करें, भूगोल तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं 11वीं क्लास में। यानी भूगोल को दो भागों में बांटा था 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था। एक तो था भौतिक भूगोल, कौन सा था? भौतिक भूगोल। और दूसरा था मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल तो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया पूरा, वो था यानी जो भी प्रकृति पर स्थलाकृतियां होती है उसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। यानी पहाड़, पर्वत, मैदान वगैरह इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है? भौतिक भूगोल में। जो कौन सी क्लास में थी? 11th क्लास में। अब अपने अध्ययन करेंगे यानी उस स्थलाकृतियों पर, उस मैदानी भाग पर रहता कौन है? मानव रहता है। उस मानव के बारे में, किसके बारे में? उस मानव के बारे में, यानी मानव भूगोल। किसके बारे में? मानव भूगोल। ये मानव भूगोल क्या है? जो कहाँ लगती है? 12th क्लास में। कहाँ लगती है? 12th क्लास में। तो चलो अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? तो जनक है रेट जेल महोदय। कौन है? रेट जेल महोदय। कौन जनक है? रेट जेल महोदय। और रेट जेल महोदय ने मानव भूगोल की एक सर्वमान्य परिभाषा दी थी। उस परिभाषा है देखो कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, यानी मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन। कौन सा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन। कौन सा? मानव समाजों और धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा कौन दे रहा है? रेट जेल, जो कौन है? मानव भूगोल के जनक। कौन है? मानव भूगोल के जनक। उसी की सीधा प्रश्न पूछ ले कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो अपने को क्या बताना है? ये रेट जेल महोदय की जो परिभाषा है ये लिखनी है कि मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन, यानी इकट्ठा अध्ययन। किसका? मानव समाज, यानी मानव कहाँ रहता है? समाज में। और उसके धरातल पर जो की भी क्रिया करता है उसका संश्लेषित अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। ये बात कौन कहता है? रेट जेल। कौन कहता है? रेट जेल, जो मानव भूगोल को क्या है? जनक। उसी की एक शिष्या थी अमेरिका की, एनएलसी सेम्पर। कहाँ की थी? अमेरिका की। ये बोलती है उसी के संबंधित, किससे संबंधित? मानव भूगोल से संबंधित। क्या बताती है? परिभाषा। परिभाषा क्या बताती है कि मानव भूगोल, कौन सा भूगोल? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। पृथ्वी कैसी? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अस्थिर पृथ्वी यानी क्या है? चंचल है, चल रही है, सीधी सी बात है। और अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी मानव क्या है? क्रियाशील है, ये भी क्या है? चंचल। तो इनका परिवर्तनशील संबंधों का है, यानी मानव भूगोल क्या कहता है? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। ये तो क्या था? संश्लेषित अध्ययन था। ये है परिवर्तनशील। कौन कह रही है? सैंपल महोदय। यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। अगला है पोल विडाल डी लाप्लास। कौन सा? पोल विडाल डी लाप्लास। इन्होंने एक परिभाषा बताई, जो क्या बताई कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी हमारी पृथ्वी को जो नियंत्रित करते हैं कौन? भौतिक नियम। और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य, यानी जो उस पर रहने वाले जीव कौन? मानव, उनके मध्य अधिक से अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न होता है। उसकी संकल्पना किसने दी? पोल विडाल डी लाप्लास। अब थोड़ा सा गौर करना कि ये जो अपनी 12th क्लास होगी, जो वार्षिक परीक्षा होगी, इन तीनों में से 99% एक प्रश्न आता है। ये बहुत बार आ गया, ये भी आ गया। ये पोल विडाल डी लाप्लास थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। एक तो याद रखने का लंबी सी परिभाषा है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं? कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कौन से कारक? भौतिक नियम। भौतिक नियम और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संश्लेषित गायन से जो भी संकल्पना होती है वो क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। सैंपल महोदय ने क्या कहा था कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। और इधर रेट जेल महोदय ने क्या कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल। अब जैसे जैसे मानव भूगोल की आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मानव भूगोल बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से नई नई शब्दावली भी आती जाएगी। जैसे शब्दावली पहली बात करें, यानी एक छोटा सा है कि मानव भूगोल एक कहेंगे किसे थोड़ा सा, तो देखो मानव भूगोल, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति का मतलब इसका रंग रूप कैसा होगा? क्या होगा मानव भूगोल? यानी मानव भूगोल के केंद्र बिंदु कौन होगा?
मानव होगा। यानी मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, क्या करता है, क्रियाकलाप यानी जो भी काम करता है वो मानव भूगोल का क्या है, केंद्र बिंदु। क्या है, केंद्र बिंदु। कि मानव भूगोल के भौतिक पर्यावरण यानी जो भौतिक कारक है और मानव निर्मित पर्यावरण यानी मानव ने खुद ने बना दिया ऐसा पर्यावरण, उसके संबंधों का अध्ययन उनकी आपसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। यानी जो प्रकृति के पर्यावरण है, प्रकृति का पर्यावरण है वो भी, और उसमें कुछ परिवर्तन भी करता है किसके अनुसार, मानव अपने अनुसार। उनकी अन्योन्य क्रिया ही मानव भूगोल है। उनकी अन्योन्य क्रिया ही क्या है, मानव भूगोल। मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है और उसमें आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार क्या लाता है, परिवर्तन, और संस्कृति का यानी उस संस्कृति का निर्माण करता है। ये कहलाता है मानव भूगोल कहलाता है। तो चलो जैसे शब्दावली आई, जैसे एक शब्दावली है जो विशेष पूछी जाती है 12th क्लास में कि निश्चयवाद शब्द किसने दिया। निश्चयवाद है क्या, निश्चयवाद शब्दावली किसने दी और निश्चयवाद है क्या। तो निश्चयवाद का सीधा सा संबंध देखें तो निश्चयवाद क्या होता है, जो चीज निश्चित है, अपने उसमें बदलाव नहीं कर रहे, और उसके जनक कौन है, रेटजे, जिसने मानव भूगोल की क्या दी थी, सर्वमान्य परिभाषा दी थी और क्या बताया था, रेट जो मानव भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं, मानव भूगोल के जनक के रूप में कौन, रेटजे। और उन्होंने निश्चयवाद बताया। क्या बताया, निश्चयवाद। यानी जो चीज प्रकृति में निश्चित है वही शब्द क्या कहलाया, निश्चयवाद। अब देखो इसके जनक कौन है, रेटजे। इसमें देखना जो चीज निश्चित है यानी कैसी, प्रकृति में मानव, आदि मानव, समाजों और प्रकृति की प्रबल इच्छा की इच्छा शक्ति के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया पर्यावरण में निश्चयवाद कहलाती है। यानी कैसी, जिसमें इसमें मानव प्रकृति आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। बात यहीं से बढ़ती है, इसमें मानव प्रकृति के आदेशानुसार खुद को क्या कहलाता है, ढाल लेता है। वो क्या कहलाता है, निश्चयवाद कहलाता है। वह प्रकृति को मानता है, क्या मानता है, माता के रूप में मानता है, और उसकी क्या करता है, पूजा, और उसी को माता प्रकृति के रूप में धारण कर लेता है। वो क्या है, निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या होता है कि जो चीज प्रकृति में निश्चित है, जैसे मेरे को सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है तो मैं कहाँ जाऊंगा, कोई गुफा में छिप जाऊं, ना तो गर्म कपड़े पहनो, ना कोई गर्म एसी वगैरह ऐसा कुछ लगाओ, हीटर वगैरह। तो वो क्या होता है, निश्चयवाद। यानी मैं कहाँ चला गया, गुफा में चला गया, शरीर में ओढ़ने के लिए क्या पहन लिए, कोई छाल पहन ली, पेड़ों की छाल होती है, पत्ते पहन लिए, वो सारी चीज क्या है, निश्चयवाद है। इसी प्रकार से एक शब्दावली आती है अगली, जो क्या है, संभववाद। संभववाद इससे थोड़ा सा क्या, पूरी रूप से उल्टा है। संभववाद यानी पूर्ण रूप से अपने संभव बना ले। जैसे मेरे को सर्दी लगी और मैंने क्या बना लिया, गर्म हीटर ले आया सर्दी में। मेरे को गर्मी लग रही है तो मैं घर ले आया ठंडी एसी। तो वो चीज क्या बदली, मैंने प्रकृति को बदल दिया। वो क्या कहलाएगा, संभववाद। और संभववाद का पहला प्रश्न ये आता है कि संभववाद के जनक कौन है। और जनक कौन, जो मैंने बताया था सबसे बड़ी परिभाषा वाली, जो इसके जनक है पॉल विडाल डी लाप्लास। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसमें प्रौद्योगिकी की सहायता से उसका उपयोग करता है, तथा प्रकृति धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण। यानी मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगता है। मानव भूगोल की यही विचारधारा संभववाद कहलाती है। उदाहरण समझ में आ गया, देखो ध्यान से। निश्चयवाद में क्या था, निश्चयवाद में यानी जो चीज निश्चित है किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, उसी के अनुसार चलना निश्चयवाद थे। इसके जनक कौन थे, रेटजे। निश्चयवाद के भी जनक और मानव भूगोल के जनक। सर्वमान्य परिभाषा किसकी, रेटजे की। और उसके बाद में यानी प्रकृति को बदलना किसके अनुसार, मानव के अनुसार, वो शब्दावली कहलाई संभववाद। क्या कहलाई, संभववाद। और संभववाद के जनक कौन, पॉल विडाल डी लाप्लास। यानी प्रकृति का क्या हो जाना, मानवीकरण हो जाना। जैसे और एक शब्दावली विशेष महत्वपूर्ण शब्दावली आई नव निश्चयवाद। यानी अपने अगर जीवन में रहेंगे तो ना तो प्रकृति के अनुसार चल सकते हैं और ना ही हर चीज को संभव बना सकते। अपने क्या करेंगे, उन दोनों को मिलाकर चल सकते। यानी कुछ चीज जो निश्चित है उसी के अनुसार चलेंगे और जो चीज अपने कुछ बदलाव भी कर सकते। वो शब्दावली का नाम दिया गया नव निश्चयवाद। क्या नाम दिया गया, नव निश्चयवाद। क्या नाम दिया गया, नव निश्चयवाद। किसके द्वारा दी गई, प्रश्न ये बढ़ता है, क्या बढ़ता है कि ये शब्दावली किसके द्वारा दी गई, प्रकृतिकरण या निश्चयवाद किसके द्वारा दिया गया, रेटजेल के द्वारा। संभववाद किसके द्वारा, पॉल विडाल डी लाप्लास के द्वारा। उनकी बीच की क्रिया यानी उन दोनों को मिलाकर चलने वाली क्रिया क्या कहलाई, नव निश्चयवाद। ये दी ग्रिफिथ टेलर। किसने दी,
ग्रिफिथ टेलर ने। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, यानी जो चीज है निश्चयवाद किसके द्वारा, रेट जेल के द्वारा, और संभववाद बलास मोदे के द्वारा, इनके बीच का मध्य मार्ग, यानी इन दोनों को सम्मिलित रूप से मानते हुए, अथवा एक शब्दावली आती है ये कि रुको और जाओ। अब कई बार निश्चय नव निश्चयवाद शब्द नाम देकर सीधा नाम दे देगा कि रुको और जाओ शब्दावली किसके द्वारा दी गई, तो वो भी किसका नाम आएगा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। यानी प्रश्न ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। क्या प्रश्न बनेगा कि रुको और जाओ संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। नव निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो भी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। निश्चयवाद किसके द्वारा दिया गया, रेट जेल के द्वारा। नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, और संभववाद किसके द्वारा दिया गया, बलास मोदे के द्वारा। अब है प्रकृति का मानवीकरण। चीज वही है जो अपने पहले पढ़ के आए थे। प्रकृति का क्या हो रहा है, मानवीकरण। किसका, प्रकृति का मानवीकरण। अब गौर करना, थोड़ी सी शब्दावली इसी में उत्तर मिल रहा है। प्रकृति का क्या हो रहा है, मानवीकरण, यानी मानव प्रकृति को क्या कर रहा है, अपने अनुसार डाल रहा है। जैसे देखो, मानव द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण समझ में आया, यानी प्रकृति को क्या कर लिया, अपने अनुसार डाल लिया। याद करो पहले वाला उदाहरण, जैसे मेरे को सर्दी लग रही है तो मैंने क्या कर लिया, गर्म हीटर लगा लिया रूम में। मेरे को गर्मी लग रही है तो मैंने क्या कर लिया, ठंडी एसी लिया। यानी प्रकृति को मैंने बदल दिया, किसके अनुसार, मेरे अनुसार। वो कहलाया मानवीकरण। किसका, प्रकृति का। क्या कहलाया, प्रकृति का मानवीकरण। अगला है उसकी उल्टे, मानव का प्रकृतिकरण। किसका, मानव का प्रकृति। यहाँ तो प्रकृति का मानवीकरण था, यानी प्रकृति को मानव अपने अनुसार डाला था। यहाँ हमारा मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव को कैसा चलना पड़ेगा, प्रकृति के अनुसार। जैसे याद करो, प्राचीन काल के लोग, आदि मानव लोग क्या कहते थे, क्या करते थे, अगर उनको सर्दी लग रही है तो क्या करेंगे, किसी गुफा में जाके बैठ जाएंगे, या कपड़ों की कोई पत्तों की छाल है वो बना के बना लेंगे। यानी कपड़े इससे बनाएंगे, पेड़ पौधों की छाल से, बड़े बड़े पत्तों से। वो क्या हो गया, मानव का प्रकृतिकरण। जैसे देखो कि मानव जब प्रकृति के अनुसार, किसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसको अपने आप को ढाल लेता है तो वो क्या कहलाता है, मानव का प्रकृतिकरण। क्या कहलाता है, मानव का प्रकृतिकरण। बात आगे दोनों समझे। प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति का क्या हो जाना, मानव के अनुसार हो जाना। मानव का प्रकृतिकरण, यानी प्रकृति के अनुसार मानव चलना, वो कहलाएगा मानव का प्रकृतिकरण। चलो, अब जैसे जैसे मानव भूगोल का विकास होता गया तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग शब्दावली आती गई। यानी इसकी समय अवधि, क्या, समय अवधि, अलग अलग समय अवधि में अलग अलग उपागम आए। क्या है, उपागम, यानी कौन से समय में क्या क्या चीजें की गई, कहां पर, मानव भूगोल में। तो सबसे पहले एक शब्द लेते हैं, आरंभिक औपनिवेशिक काल। यानी औपनिवेशिक आरंभिक काल, यानी जहां से उपनिवेशवाद था उससे पहले की बात करें तो क्या हुआ था मानव भूगोल में, अन्वेषण हुआ था। अन्वेषण का मतलब खोज। क्या हुई थी, खोज। क्या हुई थी, खोज। कहां पर, आरंभिक औपनिवेशिक काल में। आरंभिक औपनिवेशिक काल में प्रश्न ये आएगा सीधा सा, क्या आएगा कि आरंभिक औपनिवेशिक काल में कौन सा उपागम आया, तो कौन सा उपागम आया, अन्वेषण और वितरण का, यानी खोज करके बांट दिया। क्या कर दिया, खोज करके बांट दिया, अन्वेषण और वितरण। अगला है उत्तर औपनिवेशिक काल। उत्तर का मतलब बाद, उत्तर का मतलब बाद में, यानी कौन से, औपनिवेशिक युग के बाद की उत्तर औपनिवेशिक में। प्रादेशिक विश्लेषण, क्या कर दिया, प्रादेशिक, यानी जो प्रदेशों में बांटा था उसका विश्लेषण कर दिया, उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया प्रदेशों में बांट के। कौन से काल में, उत्तर औपनिवेशिक काल में। ध्यान करना, यहाँ से प्रश्न वहां से नहीं बनता तो यहाँ से प्रश्न बढ़ता ही बढ़ता है कि आरंभिक औपनिवेशिक काल में कौन सा उपागम आया, अन्वेषण का। उत्तर औपनिवेशिक में कौन सा उपागम आया, प्रादेशिक विश्लेषण का। अंतर युद्ध, यानी अंतर युद्ध का समय, अब थोड़ा सा यहीं से गौर कर लेना। अंतर युद्ध अपने चलते हैं हिस्ट्री में, यानी 1914 में क्या हुआ था, एक प्रथम विश्व युद्ध होता है जो कहां तक चलता है, 18 तक। उसके बाद एक दूसरा विश्व युद्ध होता है, कब चलता है, 1939 से 45 के बीच में। अब अंतर युद्ध, यानी इन युद्ध का अंतर कौन सा, ये देखो यहाँ लिखा 1930 का दशक। कौन सा दशक, 1930 का दशक। दशक किसे कहते हैं, यानी 10 वर्षों का दशक होता है उसको क्या कहते हैं, दशक, यानी इनके बीच का दशक। देख ले तो यहाँ देख सकते हैं 1925 से लेकर 35 के बीच में, यानी 30 के दशक को 30 से 40 भी हो सकते हैं, लेकिन 40 यहाँ आ जाएगा, 39
अरे अगर पीछे जाए तो 20 से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ से तो 25 से लगभग 35 1930 के दशक में क्षेत्रीय विभेदन हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। विभेदन का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। यानी मानव खुद बढ़ता गया अलग अलग क्षेत्रों में, अपने खुद के क्षेत्र बनाने लगा। उसी प्रकार से एक अलग दशक आता है, जैसे 1950 और 60 के बीच का दशक। कौन सा दशक? 1950 और 60 के दशक में संगठन बढ़ने शुरू हो गए। क्या हो गए? संगठन बढ़ने शुरू हुए। किन के द्वारा? मानव के द्वारा। अब थोड़ी सी गौर करना, आरंभिक में तो इतनी खोज, उत्तरोपनिषद हुआ प्रादेशिक विश्लेषण, अंतर्युद्ध यानी जो प्रथम विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध होता उनके बीच में क्या होता? क्षेत्रीय विभेद। अगला 1950 के दशक में क्या है? स्थानिक संगठन बनने गए। हाँ, प्रश्न यहाँ से आता है 1970 के दशक में क्या आया था? तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। क्या है? मानवतावादी, आमूलवाद को रेडिकल बोलते हैं, और व्यवहारवादी ये विचारधारा का उदय हुआ, यानी इन विचारधाराओं का उदय हुआ। फिर 1990 के दशक में जो वर्तमान चल रहा है मानव वो है उत्तर आधुनिकवाद, यानी जो वर्तमान में मानव जो भी क्रिया करता है उसका उपागम कौन सा? 1990 का दशक। प्रश्न आएगा यहाँ समयावधि पूछ लेगा, या तो ये दे देगा कि समयावधि देके उपागम पूछ लेगा, या उपागम देके समयावधि पूछ लेगा। स्थानिक संगठन कौन सी दशक में बने? तो स्थानिक संगठन कौन से दशक में बने? 50-60 के दशक में बने। क्षेत्रीय विभेदन कब हुआ? क्षेत्रीय विभेदन 30 के दशक में, या अंतर्युद्ध के अवधि में हुआ। प्रादेशिक विश्लेषण कब हुआ? उत्तर उपनिवेश काल में। अन्वेषण वितरण कब हुआ? आरंभिक औपनिवेशिक काल में। आमूलवादी विचारधारा कब आई? तो 70 के दशक में। मानवतावादी विचारधारा कब आई? तो 70 के दशक में। व्यवहारवादी विचारधारा कब आई? तो भी 70 के दशक में। तीनों एक साथ भी पूछ सकता है। आमूलवादी का दूसरा नाम क्या होता था? रेडिकल। ये भी विचारधारा। अब है 90 के दशक में उत्तराधुनिकतावाद। जैसे अब इसी से संबंधित एक प्रश्न है, यानी किस क्षेत्र में अपने किन किन का अध्ययन करते हैं? यानी मानव भूगोल की जो क्षेत्र है, मानव भूगोल के जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में अपने किन किन उप क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न बढ़ता है, एक तो सामाजिक भूगोल से इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक आर्थिक भूगोल से बढ़िया प्रश्न, एक बनता है राजनीतिक भूगोल से प्रश्न बढ़ेगा। सामाजिक भूगोल के क्षेत्र में किस किन उप क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक भूगोल में किन किन उप क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, और आर्थिक भूगोल में किन किन उप क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। आप भी बता दो, देखो सामाजिक भूगोल व्यवहारवादी, इसका अध्ययन किया जाता है व्यवहारवादी भूगोल का। सामाजिक में सामाजिक कल्याण से संबंधित भूगोल का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल में अवकाश के भूगोल से संबंधित, सामाजिक भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित, और सामाजिक भूगोल में लिंग भूगोल से संबंधित, और सामाजिक भूगोल में ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित, और सामाजिक भूगोल में ही शिक्षा भूगोल से संबंधित। यानी इन सब चीजों का कितने? 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए? 7। कहाँ पर? सामाजिक भूगोल में। सामाजिक व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक कल्याण भूगोल का अध्ययन किया जाता है, अवकाश के भूगोल का अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, लिंग भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, और किसका अध्ययन किया जाता है? चिकित्सा भूगोल का। किसमें? सामाजिक भूगोल में। प्रश्न क्या आएगा कि सामाजिक भूगोल में किस किस उप क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, या फिर प्रश्न क्या आएगा कि अवकाश के भूगोल का किस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो अवकाश का भूगोल का किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक भूगोल में। अगला नगरीय भूगोल। अब नगरीय भूगोल में प्रश्न क्या पूछेगा? नगरों का अध्ययन किया जाता है। आप प्रश्न पूछने वाला ही नहीं है, नगर में किसका अध्ययन किया जाता है? नगरीय भूगोल में। नगरीय भूगोल का अध्ययन किया जाता है। कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न यहां से बढ़ता है कि राजनीतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विशेष रूप से दो ही बात है, दोनों इंपॉर्टेंट। राजनीतिक से अपने निर्वाचन तो पढ़ते हैं, यानी चुनाव से संबंधित राजनीति पढ़ते हैं, लेकिन सैन्य भूगोल यानी सेना से संबंधित जो भी भूगोल है वो भी किस में अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक रूप से। थोड़ा सा गौर करो, जैसे अपने पाकिस्तान और भारत या किसी भी देशों के बीच में जो भी टकराव होता है सीमा पर, कौन सा मुद्दा बन जाता है? राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। कैसा मुद्दा बन जाता है? राजनीतिक। तो वो भी यानी सैन्य भूगोल किस में अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक भूगोल में। अगला है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का, यानी जनसंख्या आंकड़े। जनसंख्या आंकड़ों में जैसे जनसंख्या कितनी है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कितना लिंगानुपात है, कितना जनसंख्या घनत्व है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? जनसंख्या भूगोल में। जैसे जैसे अपने आगे चलते जाएंगे, आगे का मतलब आगे के लेसन आते जाएंगे, इन सब का अध्ययन है अपने लगातार पढ़ते जाएंगे। अब अगला प्रश्न है आवास। आवास कहाँ करते हैं? या तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, या कहाँ करते हैं? नगरीय क्षेत्रों में। यानी आवास भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? नगरीय भूगोल का। किसका? नगर का। कहाँ रहेंगे? नगर में, या फिर
ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगला है आर्थिक भूगोल। पहला प्रश्न था सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में ये 6-7 है देखो, और देखो आर्थिक भूगोल में। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि इसमें दो विशेष रूप से जुड़े हुए, एक तो सैन्य भूगोल, यानी सैन्य भूगोल अपने सोचते ही नहीं है कि राजनीतिक भूगोल का मुद्दा है, और होता किसका है, हकीकत में राजनीतिक भूगोल का मुद्दा होता है। अब आर्थिक भूगोल के क्षेत्र देखें, संसाधन। आर्थिक का मतलब सीधा सा अपने तरीके से याद करने की सोच है तो धन, पैसा कहाँ से मिलता है, संसाधन भूगोल, यानी कैसे कैसे संसाधन है, कैसे कैसे अपने उपयोग लेते हैं उसका। कृषि से संबंधित, कृषि से क्या उत्पन्न होता है, अपने भारत की बात करें तो 75% जनसंख्या क्या है, कृषि पर आधारित है, उसी से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है, आर्थिक भूगोल। उद्योग से संबंधित, यानी औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन किसमें किया जाता है, आर्थिक भूगोल में। विपणन, विपणन भी एक प्रकार से व्यापार की तरह से बोल सकते हैं, यानी अलग अलग बोर्ड बने होते हैं विपणन के, उद्योगों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, आर्थिक भूगोल। पर्यटन भूगोल, यानी जो भी पर्यटन प्रक्रिया है, जो भी अपने देखने को मिलती है, वो भी अध्ययन किसमें किया जाता है, आर्थिक भूगोल में। व्यापार का भूगोल भी आर्थिक। अब वापिस थोड़ा सा दोहरा देखते हैं कि सामाजिक भूगोल में कितने क्षेत्र है, उप क्षेत्र। व्यवहारवादी किसका, सामाजिक, किसका, सामाजिक। सामाजिक भूगोल का क्या है, व्यवहारवादी। सामाजिक भूगोल का क्या है, सामाजिक कल्याण। सामाजिक का क्या है, अवकाश का भूगोल। सामाजिक का क्या है, सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक का ही है लिंग भूगोल, और सामाजिक का है ऐतिहासिक, और सामाजिक का ही है चिकित्सा भूगोल। अब की बार शायद पिछली बार जो पेपर हुआ था ना, कौन सा सप्लीमेंट्री का पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था चिकित्सा भूगोल वाला, उल्टा पूछा गया था चिकित्सा भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है यार, चिकित्सा सामाजिक भूगोल का कौन सा क्षेत्र है, ये चिकित्सा भूगोल वाला प्रश्न आया था। अगला है नगरीय, तो नगर में किसका अध्ययन किया जाए, नगर का। क्या प्रश्न पूछना, कोई प्रश्न नहीं बनता। राजनीतिक भूगोल, इसमें सेना का और किसका किया जाता है, निर्वाचन, इसका सेना भूगोल और निर्वाचन भूगोल का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक में जनसंख्या, जनसंख्या का। आवास में या तो नगर या ग्रामीण भूगोल का। और आर्थिक में कैसे संबंधित, पैसे से संबंधित, जैसे कि संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग, विपणन, पर्यटन, व्यापार, इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है, आर्थिक भूगोल में। थोड़ा सा ध्यान की ओर चलते हैं वापिस, थोड़ा सा गौर करना। जैसे अपने क्या पढ़ा था सबसे पहले, मानव भूगोल। क्या पढ़ा था, मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल के जनक कौन थे, रेटजेल। कौन थे, रेटजेल। और रेटजेल के द्वारा ये क्या दी गई थी, सर्वमान्य परिभाषा दी गई थी। तो उसके बाद में उनकी शिष्या थी एनएलसी सैंपल महोदय, उनके द्वारा भी परिभाषा दी गई। उसके बाद है पॉल विडाल्डी लाब्रास, उनके द्वारा भी परिभाषा दी गई। वो सर्वमान्य परिभाषा किसकी थी, रेटजेल की। तो इसी के साथ जय हिंद।